तो अब तक हमने ह्यूमन आई जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें हमने क्या क्या देख लिया कि हमने आँख का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है ये सब देख लिया। ये पार्ट 1 में हमने देखा था। पार्ट 2 में हमने क्या देखा? पार्ट 2 में हमने देखा कि जो आई में डिफेक्ट्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, उसमें भी हमने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर ली। आज इसका पार्ट 3 है ह्यूमन आई का। पार्ट 3 में हम क्या देखने वाले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपके पास रखा होता है तो वो ऑब्जेक्ट आपको काफ़ी बड़ा लगता है साइज़ में, उसका साइज़ बड़ा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको अपनी आंखों से दूर ले जाते हैं तो उसका साइज़ भी छोटा दिखने लगता है आपको। तो ऐसा क्यों होता है कि दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को आपका साइज़ छोटा दिखता है और जब ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं तो वो बड़ा दिखने लगता है। जैसे ये रिमोट ही है, अभी मैं इसको अपनी आँख से दूर ले जाऊँ तो इसका साइज़ छोटा होगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है, छोटा होता चला जाता है। और कोई दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को आप पास लाते जाते हैं तो उसका साइज़ भी आपको बड़ा बड़ा दिखता है। तो ऐसा क्यों दिखता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो एपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ हमको वैसा क्यों दिखता है, बड़ा या छोटा। जैसे मान लीजिए ये आपके आंखों के सामने एक बॉटल रखी हुई है, ठीक है। अब ये बॉटल का साइज़ आपको दिखता कैसे? उसका रीज़न ये है कि इसके टॉप और बॉटम से दोनों से रेज़ आपके आंखों में इस तरह से जाएंगी। तो आप ये जो दो रेज़ हैं ये जितना भी एंगल बनाती हैं, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये जो अल्फा एंगल बना रही हैं, इस एंगल की वजह से ही इस ऑब्जेक्ट का साइज़ आपको जितना भी है उतना दिखता है, ठीक है, बड़ा या छोटा दिखता है। तो ये जो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट है, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है यानी उसका टॉप और उसका बॉटम, वो जितना एंगल आपकी आंख पे सबटेंड करेगा, बनाएगा, ठीक है, वो डिटरमाइन करेगा कि उसका साइज़ आपको कैसा दिखेगा आंख को, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, इसी बॉटल को हम दूर ले जाते हैं। अब यहाँ से भी ये इसका साइज़ अगर आपको देखना है तो आप ये दो रेज़ आपकी आंखों में आनी चाहिए, एक उसके टॉप से एक उसके बॉटम से। तो देखिए कुछ इस तरह से ये दो रेज़ आपकी आंखों से गई और यहाँ से इसका कुछ एंगल बना बीटा। अब इन दोनों में से आप मुझे बताइए अल्फा और बीटा में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। तो आप जानते हैं, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि जो एंगल बड़ा होगा, अल्फा बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा दिखेगा, ये एंगल छोटा होगा तो ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये एंगल पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे दोनों में कौन सा एंगल बड़ा है, हम सब जानते हैं कि जिसमें ये गैपिंग ज़्यादा है वो एंगल बड़ा है, जिसकी ये गैपिंग कम है वो एंगल छोटा है। तो बीटा छोटा है, क्लियरली विजिबल है कि बीटा छोटा है और अल्फा बड़ा है। तो इसलिए पास रखे ऑब्जेक्ट आपको बड़े दिखते हैं और दूर ले जाने पर वही ऑब्जेक्ट छोटे दिखने लगते हैं, क्योंकि उनसे सबटेंडेड जो एंगल है उनके टॉप और बॉटम से वो छोटा हो जाता है जब आप दूर ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये रीज़न है इसका। आगे चलते हैं हम लोग। तो एपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें मेनली यूजेस क्या होते हैं। जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। आप पूरा लेंसेज के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन आई में उसका एक यूज़ हमने देख लिया हमारी आंखों में, और उसके यूजेस क्या हैं, हम और कहाँ उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। पहला है मेडिकल इक्विपमेंट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो लेज़र सर्जरी वगैरह होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। दूसरा ये स्कैनर्स में हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरह से देखिए ये स्कैनर आपने देखे होंगे, उसमें आपका जो है वो कॉनकेव लेंस यूज़ होता है। फिर सीडी प्लेयर अब तो नहीं चलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा सीडी प्लेयर में जो हम लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, वो लेंस आपका कॉनकेव लेंस होता है। आगे चलते हैं। ये देखिए पीप होल, ठीक है, जो जिसको हम लोग डोर आई भी बोलते हैं। तो डोर आई भी आप सबके घर में लगा होगा, तो उससे जब आप बाहर का व्यू देखते हैं तो वो कौन सा लेंस होता है जो क्या करता है बाहर? कॉनकेव लेंस क्या करता है? कॉनकेव लेंस का काम यही है ना कि वो ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बना देता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी साइज की। तो बाहर भी जब आप देखते हैं पीप होल से तो क्या होता है, आपको बहुत दूर का एरिया भी दिख रहा होता है, आसपास का एरिया भी दिख रहा होता है, कई सारे लोग खड़े हैं तो सब दिखेंगे आपको। क्यों? सबके साइज को वो छोटा छोटा करके आपको सबको उतने से लेंस में फिट करके दिखा देता है। जो काम मिरर में आपका कौन सा मिरर करता है? कॉन्वेक्स मिरर करता है, जिसको आप रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ करते हैं कि वो पीछे आ रही गाड़ियाँ, सारी गाड़ियों की इमेज पीछे बना देता है, उनकी छोटे साइज़ की। एक्चुअल बनाएगा तो कैसे सारे आ पाएंगे उसके अंदर, है ना। तो ये कॉनकेव लेंस हम यहाँ पीप होल में यूज़ करते हैं, ठीक है। लेंस इसलिए क्योंकि आर पार आपको देखना है, ठीक है। और क्या यूजेस हैं, और चलते हैं आगे। स्पेक्टेकल्स में ये तो हम देख चुके हैं, अपना पिछले वाले वीडियो में ही हमने देखा था कि हम कहाँ यूज़ करते हैं इसको, मायोपिया में या हाइपरमेट्रोपिया में? गेस करिए कहाँ यूज़ करते हैं इसको? हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही, हम यूज़ करते हैं इसको आपका जब हमें करीब का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होता है, दूर का। ये कैसा लेंस है? सबसे पहले याद रखिए, देखिए इसको आई डिफेक्ट्स के मामले में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग से याद रखिए। ये कैसा है? कॉनकेव डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग की जरूरत कब पड़ेगी? जब कन्वर्जिंग पावर आपके लेंस की बढ़ गई है। ऐसा कब होता है? जब मोटा हो जाता है, लेंस मोटा हो गया, ठीक है। तो किस केस में होता है? जब ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है, ठीक है, जो पैरेलल रेज आ रही हैं
तो मोटे लेंस पे पढ़ेंगे तो और कन्वर्ज कर देगा, पैरेलल को तो कन्वर्ज करना पहले ही आसान था, ठीक है। तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, तो कन्वर्जिंग पावर को रिड्यूस करने के लिए दूसरा डाइवर्जिंग लेंस लाना पड़ता है, और ये आपका कैसा है, डाइवर्जिंग है। तो हम यहाँ मायोपिया में इसको यूज़ करते हैं, यानी जैसे मुझे मायोपिया की दिक्कत है, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, तो मेरे जो चश्मे में लेंस लगा है वो कैसा है, आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं, टॉर्च में, ठीक है। टॉर्च में कहाँ यूज़ करते हैं हम, टॉर्च में बाहर की बिल्कुल एक्सटर्नली जो एक्सटर्नल ग्लास यूज़ होता है टॉर्च में, बिल्कुल जिसको आप हाथ से टच कर सकते हैं, वो जो होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। क्यों यूज़ करते हैं, डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। डाइवर्जिंग है, रेस को वो फैला देगा, अंदर से पहले बीम ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च में एक मिरर भी यूज़ होता है, रिफ्लेक्टर भी यूज़ होता है, और वो रिफ्लेक्टर कौन सा होता है जिसको हम रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ करते हैं सिर्फ, वो रिफ्लेक्टर कौन सा होता है, ये आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर्स, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे हम टॉर्च में कौन सा यूज़ करते हैं, वहाँ टॉर्च में हम मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है, कॉनकेव मिरर पैरेलल रेज आते ही होती हैं, उनको आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे पॉइंट कर देगा, और अगर आपने फोकस पे लाइट सोर्स रख दिया है तो वो लाइट सोर्स से लाइट वहाँ से निकलेंगी और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगे, यानी पैरेलल बीम मिलेगा, बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ये आपने देखा होगा, चलिए हम दिखाते हैं आपको यहाँ से फिर से। या वहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो मिरर आपका यूज़ हो रहा है, इसके अंदर है रिफ्लेक्टर, यहाँ कहीं इसका रिफ्लेक्टर यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे वो रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे कहीं बल्ब लगा हुआ है। अब होगा क्या कि उस बल्ब से उस रिफ्लेक्टर पे रेज आएंगी, ठीक है, मैं ये कलर ले लेते हैं, ये इस तरह से रेज आ रही हैं, ठीक है। तो ये रेज आ रही हैं, इन सारी रेज को वो क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इन सबको ऐसे एक लाइन में पैरेलल भेज देगा, ठीक है। तो इस तरह से रेज आ रही है, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको पहले रिफ्लेक्टर के थ्रू मिलेगा, जो अंदर आपका कौन सा रिफ्लेक्टर यूज हो रहा है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर। ये कैसा है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर है। तो ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर पहले रेस को जो बल्ब से उसके ऊपर पड़ेंगी वो उनको पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देगा। फिर पैरेलल बीम जब वो वहां से पास होगा, कहां से पास होगा, आपका ये इस लेंस से पास होगा। यहाँ पे लेंस हम लगाते हैं, कौन सा, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस अब उस पैरेलल बीम को ऐसे फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा, ताकि ज़्यादा एरिया उस टॉर्च से कवर हो जाए बाहर जब रेज निकले। तो ठीक है, तो पहले बीम बनेगा, वहाँ कॉनकेव रिफ्लेक्टर यूज़ होगा, कॉनकेव मिरर याद रख सकते हैं आप, और फिर आगे जो शीशा यूज़ होगा, ग्लास यूज़ होगा, वो होगा कॉनकेव लेंस, ठीक है, डाइवर्ज करने के लिए। तो एक तो हम टॉर्च में यूज़ करते हैं इसको, और कहाँ यूज़ करते हैं, कैमरा में यूज़ होता है आगे, ठीक है। मॉडर्न कैमराज आते हैं तो वहाँ तो उसमें दोनों भी यूज़ होते हैं, कॉन्वेक्स भी यूज़ होता है, कॉनकेव भी यूज़ होता है। आगे चलते हैं, टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है, ये भी हम देखेंगे भी कैसे, टेलीस्कोप में क्या काम है इसका। माइक्रोस्कोप में भी यूज़ होता है, ये भी हम देखेंगे कैसे माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है। बल्कि आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में इसको पढ़ा भी होगा, जब आपको कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन पढ़ाई जा रही होगी तब आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे ये सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सी इमेज होती है, 6 इमेजेस जो बनती हैं उसमें, तो उसमें एक इमेज जो होती है वो वहाँ पे वो माइक्रोस्कोप की तरह ही एक्ट करता है वो, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के यूज़ देखते हैं हम लोग। कॉन्वेक्स लेंस के यूज़ क्या थे, हाँ, ये जो पीछे हम लोग देख रहे थे ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव माइक्रोस्कोप में यूज़ होगा, जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप में आपका कॉन्वेक्स यूज़ होगा। तो कॉन्वेक्स में आप जो 6 इमेजेस पढ़ते हैं उनमें से एक इमेज जो बनती है वो वहाँ पे ये एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप ही एक्ट करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप वाली इमेज क्या थी, जैसे मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है और उसके 2 फोकस हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस जो कि स्मॉल फोकल लेंथ के साथ होता है, जो कि वर्चुअल, एक ही केस होता है कॉन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल इमेज बनाता है, आपकी इरेक्ट बनाता है, बाकी सारी रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती हैं, लेकिन एक ही केस होता है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट होता है। जैसे जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इन्फिनिटी से जैसे जैसे पास लाते हैं, इन्फिनिटी से पास लाए, बियॉन्ड 2f लाए, फिर 2f और f के बीच में लाए, फिर उसके बाद f पे लाए, ठीक है। यहाँ तक f तक तो इमेजेस सारी रियल एंड इन्वर्टेड बनती हैं, ठीक है, इन्फिनिटी वाले केस तक, ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी वाले केस तक, यानी जब आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है और फिर जब इमेज इन्फिनिटी तक आ जाती है, यानी जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है, इन केसेस तक तो आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। लेकिन जैसे ही आप उसको फोकस से आगे बढ़ाते हैं, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाते हैं, तो आपकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल हो जाती है, पीछे आ जाती है, ठीक है, उसी साइड में बनती है जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है आपका। तो ये वही केस है सिंगल। ये देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ से जैसे ही आप आगे लाए, तो यहाँ पे देखिए ये रेज कैसी होती हैं, यहाँ पे ये रेज आपकी होती हैं डाइवर्जिंग नेचर की, ठीक है। तो जो डाइवर्जिंग नेचर की रेज हैं, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, ठीक है, ये रेज कैसी हैं आपकी, डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग रेज के बारे में आपको याद रखना है, ये कहीं मिलती नहीं है। मिलती क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। अब दूरी बढ़ती जा रही है तो कैसे मिलेंगी, दूर ही जाएंगी ना एक दूसरे से, ठीक है।
तो अब होगा क्या, तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये इन रेस की इमेज आपको पीछे कैसे मिलेगी, इन रेस को आप यहाँ से जब ऐसे ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरह से, तो पीछे आप यहाँ कहीं आकर ये मिलती हैं और ये इमेज आपको इस तरह से बड़ी सी इमेज मिल जाती है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो जो डाइवर्जिंग रेज हैं उनको जब आप पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो आपको बहुत बड़ी इमेज मिलती है ऑब्जेक्ट से, और यहाँ तक कि आप 20 टाइम्स लार्ज इमेज भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी इमेज, इसीलिए इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोल देते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को 20 टाइम्स तक बड़ा कर देता है ये, यानी उसकी इमेज को, ठीक है, बड़ा करके आपको दिखाता है। तो एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज़ होता है, दूसरा ये, अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज़ होता है, इसकी वजह से ये जो वॉच रिपेयर है, वॉच मेकर जो होंगे या वॉच को रिपेयर करने वाले, छोटी चीज़ों की बड़ी इमेज चाहिए ना उनको, ये छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर है उनको बड़ी दिखें, तो वो अपना इस तरह से जो आईपीएस है इसमें वो लगाते हैं, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। और कहाँ, ये देखिए प्रीशियस जो जेम्स होते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए भी, डायमंड है, रूबी है, इस तरह के जो जेम्स हैं उनकी टेस्टिंग में भी इसी को यूज़ किया जाता है। वही चीज़ें छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा आपको, ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप देख लिया हमने, सिंपल माइक्रोस्कोप में ये सारी छोटी चीज़ों को बड़ा करके, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप काम नहीं करेगा। जैसे आप स्किन सेल्स आपको देखने हैं, तो स्किन सेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप नहीं, सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि मान लीजिए कॉर्क है, ये प्लांट सेल है, अगर आपको प्लांट सेल को एनालाइज करना है किसी कॉर्क की बार्क से, ठीक है, तो उसको देखने के लिए भी आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं कर पाते हैं, जब तब आपको वहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और एक आपका आईपीस होता है, यानी यहाँ पे हम दो, कंपाउंड का मतलब ही होता है जिसमें हम एक से ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वर्ड कंपाउंड यूज़ करते हैं। अब देखिए छोटा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ छोटी होती है, इसलिए उसको हम छोटा बोलते हैं, साइज भी छोटा होता है, यानी क्रॉस सेक्शन भी छोटा है उसका। और जो दूसरा आईपीस है वो लेंस बड़ा होता है, लार्जर फोकल लेंथ होती है, और उसका साइज भी यानी क्रॉस सेक्शन भी बड़ा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह का दिखता है आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब इसमें लेंस लगे कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब आई पीस बड़ा है, यानी आपकी आंख के पास जो लेंस रहेगा उसको आई पीस बोल रहे हैं, और वो बड़ा होता है साइज में, उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होती है, ठीक है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और वो छोटा होता है, जैसे ये छोटा दिख रहा है आपको, और उसकी फोकल लेंथ भी छोटी होती है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से होता है, यानी ये चीज़ ऐसे ही इन्वर्ट होकर वर्टिकल पोजीशन में ऐसे लगी होगी। तो यहाँ पे देखिए जो छोटा वाला लेंस है वो ऑब्जेक्ट के पास होगा, ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे कहीं रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये नीचे। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट जो आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रखेंगे, और ये जो लेंस है ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस उसके पास होगा, और आईपीस आपकी आँख में, यानी आप आँख वहाँ पे रख के देखेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। ये आँख से आप इस तरह से देखेंगे, वो देखिए वहाँ पे भी, तो इस तरह से आप देखेंगे इसको नीचे। तो ऑब्जेक्टिव आपकी आँख के पास होगा, सॉरी आईपीस आँख के पास होगा, और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के पास होगा। अब इसमें कैसे होता है वर्किंग देखते हैं। चला अब देखिए यहाँ पे ये दोनों लेंस हमने रखे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव लेंस के पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी, आपको पता है एक रेज पैरेलल हमने भेज दी, इमेज फॉर्मेशन के आपने रूल्स पढ़े हुए हैं। पैरेलल रेज आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अनडेविएटेड जाती है, ठीक है। दोनों रेज मिल गई यहाँ पे, वहाँ पे आपको एक देखिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गई, ठीक है। ये दो इसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, और ये आईपीस की फोकल लेंथ है, ठीक है। उसकी फोकल लेंथ को हमने एफ ई से लिखा है आईपीस की, और ऑब्जेक्टिव की एफ ओ से लिखा है। अब यहाँ पे देखिए इमेज बन गई। अब देखिए आईपीस का काम क्या है, आईपीस का काम यही है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी आईपीस नहीं, मैं वो गलत बोल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या है कि वो ऑब्जेक्ट की इमेज को इस तरह से बना दे कि वो आईपीस जो लेंस आपने लगाया हुआ है आई के पास, वो जो इमेज है वो इमेज इस जगह इस तरह से बने कि वो आईपीस की फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करे। क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने देखा है कि वर्चुअल इमेज आपको उसी की बन मिलती है सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करे। अगर वो वहां लाई नहीं कर रहा है तो फिर रियल इमेज बनेगी बाकी सब जगह, ठीक है। तो इसके लिए हम जो आईपीस होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, उसको इसलिए लगाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट की पहले इमेज तो यहाँ बना दे, ठीक है। और जब वो इमेज यहाँ बना देगा उसके बाद ये जो इमेज है वो इस वाले आई लेंस के लिए या आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई है
वो इमेज इसके लिए तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी ना, दूसरे वाले लेंस के लिए। तो अब ये रेज यहाँ से इस पे पड़ेंगी, ठीक है, और ये रेज को यहाँ पे डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि जो रेज है वो बहुत करीब आ चुका ऑब्जेक्ट। ये तो हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जितना पास आता जाता है, जो रेज होती हैं उन जो पैरेलल हैं वो पैरेलल से कैसी हो जाती हैं, डाइवर्ज होने लगती हैं। बहुत ज़्यादा पास आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जिंग रेज हो जाएंगी। तो ये रेज को डाइवर्ज कर देगा। जब रेज को डाइवर्ज कर देगा तो उन डाइवर्जिंग रेज की इमेज, रियल इमेज तो मिलनी नहीं है हमको, आगे वो कहीं मिलेंगी नहीं, तो उनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे हम, ठीक है। ये देखिए इस तरह से उन रेज को आप पीछे प्रोड्यूस करते हैं और ये देखिए कितनी बड़ी इमेज आपको इसकी मिल जाती है, ठीक है। काफ़ी इनलार्ज्ड इमेज आपको यहाँ पे मिल जाती है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ पे हमें 2 लेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पहला लेंस जो इमेज बनाएगा वो दूसरे लेंस की ऑब्जेक्ट बन जाएगी और फिर वो उनको उसकी एक बड़ी इनलार्ज्ड इमेज आपको मैग्नीफाइड इमेज दे देता है, ठीक है। चलिए अब टेलीस्कोप भी देख लेते हैं हम लोग कि टेलीस्कोप कैसे काम करता है। टेलीस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब आप सब जानते हैं कि जो माइक्रोस्कोप है उससे जो छोटी चीज़ें हैं उनको बड़ा दिखाता है वो। टेलीस्कोप का काम क्या होता है, जो टेली यानी दूर की जो चीज़ें हैं, यानी जैसे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की जो पिक्चर्स हम देखते हैं, ठीक है, वो कैसे हमको दिखाई देती हैं। आपको पता है कि एक बड़ा सा टेलीस्कोप है जो आपका जो अर्थ है उसकी ऑर्बिट में लगातार घूम रहा है, ठीक है, और वहीं से वो सारी इमेजेस जो आप देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, वहीं से वो सारी इमेजेस लेकर आपको भेजता है और उसी से आप सारी चीज़ें देखते हैं। तो जो दूर की चीज़ें हैं, जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, उनकी इमेज को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो देखते हैं टेलीस्कोप कैसे काम करता है, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था, यहाँ पे उल्टा हो गया। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा, उसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी, क्रॉस सेक्शन भी बड़ा होगा, और दूसरा जो आई पीस होगा वो छोटा होता है यहाँ पे, ठीक है। उसकी फोकल लेंथ भी छोटी होगी और आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो भी छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए ये होता है टेलीस्कोप। ये इस तरह से टेलीस्कोप में ये दोनों लेंस फिट होते हैं, ठीक है। आगे वाला बड़ा होगा, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, और यहाँ पे आई पीस छोटा होगा। अब यहाँ पे देखिए जो आँख के पास होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक प्लैनेट है या मून है, मून की पिक्चर लेनी है आपको, तो मून से जो रेज आ रही हैं वो इस तरह से आएंगी, ठीक है। वो पैरेलल तो नहीं होती हैं, लेकिन मून हमसे इतना दूर है, ठीक है। जैसे हम दूर की चीज़ों को इन्फिनिटी बोल देते हैं, इन्फिनिटी तो कोई देख के नहीं आया है, इन्फिनिटी कहाँ है, वो हाइपोथेटिकल बात है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो डिस्टेंस इतनी ज़्यादा दूर है कि हम उसको मेजरेबल जो है वो कंडीशन में नहीं ला सकते, तो इसलिए हम उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। ऐसे ही पैरेलल रेज जो सन से या मून से कहीं से भी रेज आ रही हैं, वो पैरेलल तो नहीं होती हैं उस ऑब्जेक्ट से। जो देखिए यहाँ से 2 रेज निकली, अब ये पैरेलल कहाँ है, आपस में पैरेलल नहीं है, लेकिन ये हम तक आते आते इनकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दे आर कंसीडर्ड टू बी पैरेलल, ठीक है। उनको हम पैरेलल की तरह कंसीडर कर लेते हैं कि पैरेलल ही होंगी, ठीक है, मोर और लेस। तो अब देखिए ये रेज जब आप तक पहुँचेंगे तो कैसा होगा। यहाँ पे देखिए टेलीस्कोप है आपका, और ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आपका यहाँ पे ये रेज आ रही हैं, देखिए ये रेज इस पे पड़ रही हैं। अब आपने ये पढ़ा होगा कि जब लेंस पे जो पैरेलल रेज हैं वो इस तरह से आती हैं, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 2 केसेस आपने पढ़े होंगे कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। ये कलर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में आपने पढ़ा होगा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं, अगर रेज कैसी हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तब तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे मिल जाती हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। पॉइंट इमेज बनती है, पॉइंट साइज इमेज बनती है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर रेज आपकी, दूसरा केस दिखाते हैं आपको, अगर रेज पैरेलल तो हैं बट दे आर नॉट पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है बट पैरेलल टू ईच अदर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ऐसे अगर आ रही हैं रेज, मान लीजिए, तो रेज अगर ऐसे आ रही हैं तो फिर ये सारी आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ पे मिलेंगी आपको, वो फोकस पे नहीं मिलेंगी, बल्कि फोकस के जस्ट नीचे मिलेंगी ऐसे, ठीक है। तो ये इमेज जो है वो फोकस के ठीक नीचे बनेगी, फोकल प्लेन में बनेगी। यहाँ पे बोलते हैं, अगर हमको यहाँ पे स्क्रीन रख दें ऐसे, इसको एक प्लेन बना दें, तो इस तरह से इस प्लेन में ये इमेज आपको मिलेगी। तो ये पॉइंट साइज इमेज नहीं होगी, इसका अपना कुछ ना कुछ साइज होगा, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, ठीक है। तो रेज जब आपस में पैरेलल होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो जो इमेज बनती है वो फोकल प्लेन में बनती है, फोकस के जस्ट नीचे बनती है। और अगर आपस में भी पैरेलल हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो पॉइंट साइज इमेज बनेगी और वो एट द फोकस बनेगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा वाला केस हो रहा है कि रेज आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल विद
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अब देखिए जो बाहर जो प्लैनेट था या जो मून था उसकी इमेज यहाँ पे बन गई, रियल इमेज बन गई, ठीक है, इन्वर्टेड बन गई, ठीक है। अब जो दूसरा वाला आपका लेंस है यानी जो आईपीएस का काम कर रहा है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए ऑब्जेक्ट है। देखिए रेज इस तरह से यहाँ से जाएंगी, ठीक है, और इन रेस को क्या करेंगे पीछे मिला। अब ये रेस पैरेलल है आपस में, जो रेस जा रही हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों रेस आपस में पैरेलल है। पैरेलल रेस के बारे में हम सब जानते हैं कहाँ मिलती हैं, ठीक है, इन्फिनिटी में मिलेंगी, ठीक है। अगर यहाँ से कोई देखेगा तो उसको कहाँ दिखेगी, इमेज कहाँ लगेगी, इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी पे मिल रही है। तो यहाँ पे भी वर्चुअल इमेज बनती है, पीछे आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये रेस पैरेलल ही रहेंगी वर्चुअली भी। तो वर्चुअली और हाईली मैग्नीफाइड इमेज आपको यहाँ पे टेलीस्कोप में मिल जाती है। तो ये आपकी बेसिक वर्किंग है टेलीस्कोप की, ठीक है। तो हमने देखा कि सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है और टेलीस्कोप कैसे काम करता है और उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी है क्या, कि हम सब जानते हैं कि हमारी जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट से फ़ौरन ऐसे नज़र हटा लीजिए तो क्या जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे थे या आप टीवी देख रहे हैं तो क्या फ़ौरन वहाँ से जो भी इमेज होती है वो ब्लैकआउट हो जाती है, आपकी आंखों से चली जाती है। जैसे आपने सुना होगा साउंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि साउंड में आपने परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग मतलब आपके कानों में जो साउंड आ रहा है वो कितनी देर तक आपके कानों में रुकता है, ठीक है, फेड अवे होने के बाद, पहले फेड अवे होने से पहले, ठीक है, गायब होने से पहले क्या कुछ देर रुकता है। तो आपने पढ़ा होगा कि हाँ थोड़ी देर के लिए साउंड जो है वो आपकी कानों में रुकता है 0.1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो 0.1 सेकंड के लिए आपके कानों में रुकता है, जो रेजोनेंस का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, तो 0.1 सेकंड तक के लिए रुकता है। अगर 0.1 सेकंड के लिए 0.1 सेकंड के बाद कोई दूसरा साउंड आपके कान में आएगा तो आप उसको डिस्टिंक्टली सुन पाएंगे, ठीक है। और अगर उससे पहले आ गया तो दोनों में आपको बहुत क्लियर आवाज़ सुनाई नहीं देती है, जिसको आपने एक और कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा रेवर्बरेशंस, ठीक है। तो ये जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग यानी कुछ टाइम के लिए आपके कानों में साउंड रुकता है, कुछ टाइम के लिए, बहुत थोड़ा टाइम होता है वो। ऐसे ही परसिस्टेंस ऑफ विजन भी होता है, यानी आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो आपके आंखों में रेटिना पे जो इमेज है वो ऐसा नहीं है आपने उससे नजरें हटा ली तो वो फौरन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वो गायब हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी गायब नहीं होता है, हाँ गायब हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए रुकती है आपकी आंखों पर, उसकी इमेज रह जाती है। तो वो टाइम क्या है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है और इससे रेज आ रही हैं और रेटिना पे आपको इसकी इमेज मिल गई। तो इमेज जो है वो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट को हमने हटा लिया, जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट को हमने हटा लिया तो ऐसा नहीं है कि फौरन इमेज भी डिसअपियर हो जाएगी, इमेज थोड़े टाइम के लिए रहती है, ठीक है। जैसे कि हमने ये रॉड्स और कोन्स के बारे में पढ़ा था और यही रेटिना में होते हैं, यही सारे सेंसिटिव सेल्स हैं दोनों जो रेटिना में लाई करते हैं और जो ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करते हैं आपको, ठीक है। तो इमेज जो है वो थोड़ी देर के लिए आपके रेटिना पे रहती है और कितना है वो थोड़ा टाइम, बहुत थोड़ा है, 1/16th ऑफ अ सेकेंड, ठीक है, 1/16th ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड का 16th पार्ट अगर हम कहें तो, ठीक है। उतनी देर के लिए आपकी जो इमेज है वो रह जाती है अगर ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया जाए और इसी को परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है। जो सेंसेशन होती है आपकी रेटिना पे कुछ टाइम के लिए रह जाती है ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद भी, दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होती है इसको याद रखिएगा। और इसका बड़ा यूज़ होता है जो आजकल कैमरे में जो आपको जो मूविंग पिक्चर्स से ही तो कैमरा मतलब जो वीडियो है वो दिखता है। जैसे ये देखिए ये आपको घोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सारी इमेजेस हैं, ये स्टिल इमेजेस हैं सारी जो घोड़े की हैं। अब इन इमेजेस को अगर हम पर्टिकुलर स्पीड से चला देना, मूव करा देना, इमेजेस को जल्दी जल्दी दिखाएं आपको। जैसे आपने फ्लिप बुक देखी होगी, फ्लिप बुक होती है, यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे उसके। तो अगर फ्लिप बुक वाले वीडियो उसमें क्या करते हैं वो लोग, बुक को बहुत तेज़ी से उसके पेजेस को खोलते हैं, मतलब चलाते हैं। तो तेज़ी से चलाएंगे तो उसमें एक इस तरह से उन्होंने इमेजेस को लिख रखा होता है कि पूरी स्टोरी बयान कर रही होती है, वो बता रही होती है। तो बहुत तेज़ी से चलाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई वीडियो चल रहा है। तो ठीक यही है कि इन इमेजेस को अगर हम बहुत तेज़ी से एक पर्टिकुलर स्पीड पे 20 पर सेकेंड, 15 पर सेकेंड, ठीक है, 10 पर सेकेंड पे चला दें तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह का वीडियो बन जाएगा, GIF बनेगी। और तेज़ चलाएंगे आप तो वो GIF से क्या बन जाएगा, वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने, ये देखिए यहाँ पे इसी इमेज को एक पर्टिकुलर स्पीड में चलाया है तो ये आपको वीडियो दिख रहा है कि ये कोई घोड़ा चला रहा है इस तरह से, जबकि ये स्टिल पिक्चर्स हैं। स्टिल पिक्चर्स को आपको चलाकर धोखा दिया जा रहा है एक तरह से, ठीक है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मूवी या कोई भी प्रोग्राम आप देखते हैं तो एक्चुअली वो नंबर ऑफ सेपरेट स्टिल इमेजेस होती हैं, स्टिल पिक्चर्स होती हैं, उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर स्पीड पे चला दिया जाता है तो आपको लगता है वो वीडियो चल रहा है। देखिए ये कैमरा जो आपको दिख रहा है ये स्टिल पिक्चर लेता है, ठीक है, स्टिल पिक्चर लेता है, यहाँ पे स्पीड भी होगी,
तो यहाँ से स्टिल पिक्चर ली जाती हैं एट द रेट ऑफ 24 इमेजेस और मोर पर सेकेंड। अब वो 24 इमेजेस हर सेकंड में ले रहा है, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा वो चल रही हैं, मूव कर रही हैं, क्योंकि वो स्टिल इमेजेस हैं, बस उनको जो चलाने की स्पीड है वो यहाँ पे पर्टिकुलर। अब तो इससे भी ज़्यादा स्पीड की आपको वीडियोज़ या मूवीज़ में जो पिक्चर्स आपको दिखती हैं, बहुत तेज़ी से एक्शन सीन्स होते हैं और बहुत तेज़ी से एक सीन से दूसरे सीन में आप स्विच करते हैं, तो वो क्या होता है, जो फ्रेम्स बहुत तेज़ी से स्विच होते हैं, तो वो फ्रेम पर सेकेंड होता है, वो FPS रेट बोलते हैं उसको, FPS रेट, ठीक है, FPS रेट, फ्रेम पर सेकंड का रेट, यानी कितने फ्रेम कितने सेकंड में स्विच हो रहे हैं जल्दी से। तो वो तो आप 24 से भी ज़्यादा होगा, 40, 45, 48 इस तरह की भी आपको एक्शन, मतलब जैसी मूवी है, जैसे उसमें रिक्वायर्ड सीन है, जितनी जल्दी जल्दी होना है, एक्शन सीन्स में आप देखते हैं बहुत तेज़ी से इधर उधर स्विचिंग होती है, तो उसमें और उसमें स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ होती है, उसमें 48, 50 इस तरह से भी होती हैं। और इसका एक यूज़ इस जगह भी है कि आपका जो मोबाइल होता है, तो मोबाइल में भी आप जो नए मोबाइल्स आते हैं उसमें रिफ्रेश रेट होता है, तो उसमें रिफ्रेश रेट आपने देखा होगा, किसी मोबाइल में 30 FPS का होता है, किसी में 60 FPS का होता है, किसी में 90 का होता है, अब इवन 120 का भी होता है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा आते हों। तो ये रिफ्रेश रेट क्या है कि इतनी तेज़ी से इमेजेस जो है वो इधर उधर स्विच हो सकती हैं, रिफ्रेश हो सकती हैं। तो ये कहाँ काम आता है? ये ज़्यादातर गेमिंग वगैरह में होता है, जैसे कोई PUBG खेल रहा है या कोई हाई डेफिनेशन गेम है जहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि एक से दूसरे में स्विच होता रहता है, फ़ौरन एक से दूसरे में इधर उधर बहुत तेज़ी से स्विचिंग हो रही है, एक सेकंड में पता नहीं कितने फ्रेम स्विच हो गए। तो वहाँ पे आपके पास अगर ऐसा मोबाइल है जिसमें 30 वाला है या 60 वाला है, तो वहाँ पर आप PUBG वगैरह खेलेंगे तो फ्रेम ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि वो कैप्चर नहीं कर पाता उसको, उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो फिर वहाँ क्या होता है, फिर आप 90 हर्ट्ज़ जिसका रिफ्रेश रेट होता है वो वाला कैमरा मोबाइल खरीदते हैं, या जिसका 120 होता है। तो ये वाली चीज़ वहाँ पे भी यूज़ होती है कि वहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स आपको ना मिले। और नॉर्मली अगर आप गेम नहीं भी खेल रहे हैं तब भी आपने बहुत सारी एप्लीकेशन खोल रखी हैं और फिर आप मोबाइल में कुछ और चलाने के लिए जा रहे हैं, किसी को कॉल भी करनी है उसी बीच आपको, तो फ़ौरन से जब जाएंगे तो लैग नहीं मिलेगा आपको, ऐसा लगेगा बिल्कुल आप खाली एक ही एप्लीकेशन खोले हुए हैं, जबकि आपने उधर 10 एप्लीकेशन खोल रखी होंगी बैकग्राउंड में। और फिर उसके साथ भी अगर आपको कोई और मल्टीटास्किंग करनी है, यानी बड़े लेवल पे मल्टीटास्किंग करवा देंगे अगर इनमें जो रिफ्रेश रेट अगर ज़्यादा है किसी मोबाइल में, तो आपको बिल्कुल भी लैग फील नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो आज हमने काफ़ी कुछ देखा, सारा एप्लीकेशन पार्ट था, ठीक है। तो ये ह्यूमन आई का 3rd पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो कलरफुल वर्ड आपका जो चैप्टर है उसके ऊपर चलेंगे और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो भी आपके सिलेबस में वो भी देखेंगे और उसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है।